Namaskar. In the previous lecture, we were discussing about different aspects as far as the introductory part of our country, Bharat, is concerned. And in the previous lecture itself, I had told you that this name Bharat is mentioned for the first time in the Vayu Puran. Subsequently, in Jain text, we find the mention of Jambudweep. When Aryans had come in our country, they called it Aryavart. There are certain other names also. And also, I had told you about the story of Dushyant and Shakuntala, whose son was Bharat, after whom the name Bharatvarsh comes. All right. So make another heading, the administrative composition. Administrative composition. जो हमारे देश का जो बेसिकली कितने स्टेट है बताओ कोणार्क और यूटी 6 यूटीज हैं ओके ठीक है कौन कौन सी यूटीज हैं गिनो अपनी उंगली पे भी गिनता चल रहा जम्मू कश्मीर ओके 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 हाँ हाँ फिर और जब आपने जम्मू बोला तो लद्दाख क्यों नहीं बोला ठीक है हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं दे आर लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर चंडीगढ़ एनसीटी ऑफ दिल्ली देन पुदुचेरी देन लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार और दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव वो एक ही है अच्छा जो पुदुचेरी है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है केरल आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु उसको हम देख लेंगे मतलब उसकी जो लोकेशन है वो जो पुदुचेरी जिसको हम बोल रहे हैं वो 3 डिफरेंट लोकेशंस पर है एक केरल में लोकेटेड है एक आंध्रा में लोकेटेड है एक तमिलनाडु में लोकेटेड है तो हम उसको भी देख लेंगे लिखिए ज्यूरिसडिक्शन पुदुचेरी की है हाँ पुदुचेरी और जहां पर वो गवर्नर बैठते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पुदुचेरी और जहां पे वो सेक्रेटेरिएट है वो एरिया तमिलनाडु वाला ही है ठीक है लिखिए द रिपब्लिक ऑफ इंडिया has 28 states and 8 union territories administrative composition the republic of india has 28 states and 8 union territories full stop देखिए एरिया वाइज राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट while goa is the smallest area wise Rajasthan is the largest state while Goa is the smallest. First of population wise, Uttar Pradesh is the largest state. While Arunachal Pradesh is the smallest. Density wise, 3-4 लाइन छोड़ करके. Density wise, Bihar is the largest state. डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं 1102 है उसकी शायद डेंसिटी अभी मुझे ध्यान आ रहा डेंसिटी वाइज डेंसिटी मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं बिहार में सबसे ज्यादा रह रहा है सर स्मॉलर स्टेट कौन सी थी किसमें पॉपुलेशन में अरुणाचल में नहीं सर एरिया वाइज एरिया में गोवा सबसे छोटा पॉपुलेशन में अरुणाचल और इसमें डेंसिटी में भी सबसे छोटा अरुणाचल ही है अराउंड 1102 है 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब ऐसा नहीं है हर स्क्वायर वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाला जाता है उसको ठीक है लिखो द टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट्स एरिया वाइज आर राजस्थान कॉमा एमपी कॉमा महाराष्ट्र राजस्थान एमपी महाराष्ट्र यूपी एंड गुजरात ऑलराइट देखिए 2 यूनियन टेरिटरीज
namely the NCT of Delhi, two union territories, namely the NCT of Delhi. NCT stands for the National Capital Territory of Delhi. ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे बोलते हैं. NCT of Delhi and Puducherry have their respective legislative assemblies also. Have their respective legislative assemblies also. हेडिंग डालिए पुदुचेरी. सॉरी, 1 सेकंड, पुदुचेरी हेडिंग नहीं डालेंगे, इसी में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ बना करके लिखेंगे. The States Reorganization Act of 1956. The States Reorganization Act of 1956. The States Reorganization Act of 1956 divides the country into 5 zones. Divides the country into 5 zones. So the State Reorganization Act. States. Yes. The States Reorganization Act of 1956 divides the country into 5 zones, namely divides the country into 5 zones, namely northern, southern, eastern, western, and central. Northern, southern, eastern, western, and central. Full stop. देखिए, in 1971 another zone was created. In 1971, 1971. In 1971 another zone was created. मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या? ठीक है. ऑलराइट. बेसिकली ऐसा होता है, हमारी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है हमारे सिलेबस पर, क्योंकि हमारे ऊपर एक जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है. हर किसी की अकाउंटेबिलिटी है जो सैलरीड लोग हैं. तो हमें एक टाइम फ्रेम में सिलेबस खत्म करके देना है, क्योंकि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. कि कोई आप 10वीं 12वीं में तो है नहीं या 5-6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, पूरे साल पढ़ने हैं वही. तो आराम से तसल्ली से मास्टर पढ़ाता था खड़ा होकर के. 2-4 दिन नहीं भी पढ़ाएगा तो चलेगा. यहाँ पे क्या है कि पूरा कोर्स खत्म करके देना है, क्योंकि एग्जाम भी आ ही रहा है. अब जिन लोगों को अभी मई में जो अपीयर होंगे, ये फरवरी का महीना शुरू हो गया है, अब किसी भी दिन वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे. फेब एंड से या मार्च तक में तो शुरू हो ही जाएगा. तो समझ रहे ना आप कितना, जिन लोगों को भी अटेम्प्ट देना उनको तो कोर्स तो करके देना ही पड़ेगा ना. देखिए 1971 another zone was created which is known as northeastern zone. Northeastern zone. Full stop. It was created by an act of parliament. It was created by an act of parliament. Class, I have to tell you that today the government of India has conferred upon Shri Lal Krishna Advani the highest civilian order of our country, prestigious Bharat Ratna. श्री आडवाणी का जन्म 1971 में 1927 में 1927 में कराची पाकिस्तान में हुआ था. और काफी लंबे समय तक वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं. 7 बार लोकसभा का उन्होंने चुनाव जीता है. अहमदाबाद सीट को रिप्रेजेंट करते थे. और श्री आडवाणी हमारे देश के गृह मंत्री रहे हैं. उप प्रधानमंत्री के उनको तमगा था. हालांकि उप प्रधानमंत्री कुछ होता नहीं है, मगर उनको माना जाता था कि द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर. और 1980 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। उनका काफी लंबा संघर्ष रहा है। श्री आडवाणी का जो जीवन है, जो आज तक की जो जिंदगी है, उससे हम काफी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक ऐसे देश से आना, जब डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो दूसरे देश से यहाँ पर आना, उस समय अपने समय में सोचिए, जो व्यक्ति 1927 में जिनका जन्म हुआ, तो 47 में उनकी उम्र 20 साल थी। 20 साल जो हमारी जो उम्र होती है, वो होती है जब हमारा ग्रेजुएशन वाला फेज चल रहा होता है। तो बहुत समझिए कि ऐसा वक्त होता है कि हमारा करियर का मोस्ट प्रेस्टिजियस पीरियड होता है वो, और सेंसिटिव भी होता है। ऐसे समय में एक नए देश में आ जाना, जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ की पॉलिटी उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करना और बिल्कुल टॉप पर पहुंचना, जो हाइट है जिससे ऊपर और कुछ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज उनका स्तर वो है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके पैर छूते हैं। समझिए, एक होता है इंसान खुद राष्ट्रपति बन गया, और एक होता है राष्ट्रपति मेरे पैर छूता है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो लेवल है। पॉलिटिक्स अपार्ट, अब उनकी उम्र वो पॉलिटिक्स वाली नहीं है, मगर आज उनकी जो उम्र है, और जिस तरीके से, और दूसरी बात है एक्टिवनेस की, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, श्री आडवाणी अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए हमेशा जाने जाते थे, और आज वो इतने बूढ़े हैं, इतने अब शिथिल हो गए हैं, शरीर वीक हो गया है, मगर अभी भी वो चलते हैं तो बिल्कुल सीधे चलते हैं। दिल्ली की उस ठंड में रहना, और वहां पर जो 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 बंगले हैं, कितना उसमें चलना पड़ता है अंदर, मगर वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, दिल्ली में इतने समय से रह रहे हैं, तो ये तो देखना ही पड़ेगा। एक आईएएस ऑफिसर थे, और उन्होंने अपने एक बारहवीं में बताया कि वो जब होम मिनिस्ट्री में उनकी पोस्टिंग थी, और श्री आडवाणी होम मिनिस्टर थे, तो उनकी पत्नी खाना लेकर आती थी लंच टाइम में, और उस टाइम में वो जो जो स्टील के जो टिफिन बॉक्सेस होते थे, उसमें वो 3 बॉक्सेस लगे रहते थे, एक में पतली पतली 2 चपाती, 2 रोटियां केवल, और एक कोई सब्जी, और सैलेड, कुछ गाजर है, कुछ ये कटा हुआ, बस इतना, 2 रोटी खाते थे बस पूरे दिन में वो, और वो आ जाता था। और आडवाणी जी की जो मीटिंग चल रही होती थी, क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे, पूरे टाइम उनके सामने अधिकारी लोग तो बैठे ही रहते हैं, वो सबसे आग्रह जरूर करते थे कि आप खाना खाइए, तो मतलब वो एक इशारा होता था कि आप उठकर बाहर जाइए। अब 2 रोटी आई हैं उनके घर से, वो भी अफसरों में बांट देंगे, तो मंत्री जी खुद क्या खाएंगे। तो ये है कि अधिकारी लोग बोलते थे कि हमने कभी भी उनको बाहर का खाना, जबकि उनके तो एक फोन कॉल पर कुछ भी हाजिर हो जाता उनकी टेबल पर दिल्ली में, हमने कभी नहीं नोटिस नहीं किया कि बाहर का उन्होंने कुछ ज्यादा उनको खाना है या कुछ भी नहीं। बस एक अपना जो नियम संयम है वो फॉलो करना। आज तक देखो वो टचवुड अच्छा ही कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उन्हें भारत रत्न मिला है, वो उसके सच्चे हकदार भी हैं। एक नियम यह है कि एक साल में 3 ही लोगों को भारत रत्न मिल सकता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिल गया, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, दूसरा नाम इनका है, तीसरा किसी को मिलेगा तो मिल जाएगा, वरना इन दोनों को बांट के इस साल का प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ लेना, और श्री लालकृष्ण आडवाणी के बारे में जरूर पढ़ लेना। हाँ, उनके बारे में, कर्पूरी ठाकुर बहुत बहुत ब्रिलियंट लीडर थे। देखिए, 2 लीडर्स ऐसे हुए हैं, 3 बल्कि, एक श्री कर्पूरी ठाकुर, एक श्री जयप्रकाश नारायण, और एक श्री राम मनोहर लोहिया। इन तीनों के जो विचार थे, उन्होंने आग लगा करके रख दी थी। जैसे कहते हैं ना, समाजवाद जो जो लेकर आए हैं देश में। बाकी अभी तो बहुत से लोग समाजवादी बने घूम रहे हैं, वो तो उतना, जो ऑथेंटिक जो समाजवाद है, जो सोशलिज्म है, वो तो इन्हीं लोगों ने। पैसे नहीं है ट्रैवल करने के जेब में, सोचिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, जो 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 अपनी जो जमानत देनी होती है कलेक्टर के यहाँ, जब आप जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तो लोगों की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। असल में क्या होता है कि हमने पॉलिटिशियंस को ये कह के हम छोड़ देते, अरे तो पॉलिटिशियन है। हमने उनको ऐसा मान लिया जैसे आउटकास्ट होते थे एक पहले एंशियंट टाइम में, चांडाल होते थे, क्लैपर लेके चलते थे कि उनके सामने कोई आ ना जाए। ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे लोग हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी और हर पार्टी में बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, अगर हम उनको नजदीक से देखें, उनके बारे में पढ़ें, जानें, और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वैसे तो देखा जाता है कि जो पढ़ने वाले हैं वो केवल पढ़ाई की मतलब के रह जाते हैं, नर्ड होते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं। मगर अपनी पढ़ाई को भी करना, और विदेश जा जाके पढ़ के आना, और ग्रास रूट लेवल पर भी काम करना, तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा बैलेंस स्ट्राइक किया है उन लोगों ने अपनी जिंदगी में, जिससे हम इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। लिखिए।
आपने लास्ट लाइन क्या लिखी थी? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लिखिए, अब एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। तो काउंसिल का नाम, उसके आगे दूसरी उसमें हेडक्वार्टर, और उसके आगे कितने स्टेट आते हैं ये लिख लेंगे। 5 ही काउंट, कितनी ये 6 काउंसिल हैं टोटल। लेकिन नदर्न जोनल काउंसिल, नदर्न जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल, नदर्न जोनल काउंसिल। नहीं नहीं, टेबल बना रहे हैं हम लोग, ऐसे बना लो एक, भैया ऐसे बना लो। इसमें यहाँ पे हम काउंसिल लिख लेंगे। क्या लिख लो? काउंसिल। काउंसिल के आगे लिख लो हेडक्वार्टर उसका कहाँ पर है, ये तो छोटा सा ही बस बनाना है। और उसके आगे कितने स्टेट्स, उसमें स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट्स एंड यूटीज। नदर्न जोनल काउंसिल में सबसे पहले तो लद्दाख और कश्मीर लिख लो, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये स्टेट्स में आएगा ना, ये हाँ जी हाँ स्टेट। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और इसके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। यहाँ पर हो गया आपका JNK, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, और क्या बचा? हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की राजधानी क्यों बनी थी ये मैंने डिटेल में करा दिया है। तो जिन्होंने मेरे साथ इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ी है उनको पूरी कथा पता है कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। हाँ उत्तराखंड भी है, नहीं उत्तराखंड नहीं आएगा, उत्तराखंड इसमें आएगा सेंट्रल में। देखिए सेंट्रल जोनल काउंसिल, नेक्स्ट देखिए सेंट्रल जोनल काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज। सेंट्रल जोनल काउंसिल प्रयागराज हेडक्वार्टर है। और इसका ज्यूरिसडिक्शन लिखेंगे यूपी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड MP। यूपी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड MP। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर या नया रायपुर? नया रायपुर का नाम क्या है? अटल नगर। प्रयागराज। नेक्स्ट लिखिए ईस्टर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, टूटा तो नहीं पीछे? ईस्टर्न जोनल काउंसिल लिखो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। आप लोगों को सबको कौन कितने लोग हैं जिन्हें सारे चीफ मिनिस्टर्स के नाम पता है, बिल्कुल पक्के, एकदम रटे पड़े हैं? अपना नाम भूल जाएंगे मगर CM का नहीं भूलेंगे। कौन है ऐसा? कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है? तो उसका अपना बताओ ना, तुम उसका क्या बता रहे हो? हाँ? मुझे मालूम है। सर हेडक्वार्टर स्टेट क्या थी? बिहार, झारखंड। बंगाल एंड उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। मैं बंगाल बोलता हूँ तो मुझे दीदी की शक्ल आंखों के आगे आ जाती है। देखो ईस्टर्न जोनल काउंसिल, प्रयागराज था ना सेंट्रल का। ईस्टर्न का हेडक्वार्टर लिखो कोलकाता, ईस्टर्न का कोलकाता लिखो भाई। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। लिखिए वेस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। वेस्टर्न जोनल काउंसिल हेडक्वार्टर मुंबई। रेलवेज के जोन्स रटे होने चाहिए, हेडक्वार्टर उसका। रेलवे के कितने जोन्स हैं और उनका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। और एक आपका जो ये है, अ, देखो मैं भूल गया। चलो अभी अभी मैं, मुझे ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा। मगर रेलवे के जो जोन्स होते हैं, यस, और एक इंपॉर्टेंट हाईवेज के नंबर्स, ये सब आपका इसमें आता है। जो ये UPLAD है या जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उत्तराखंड होते हैं, इसी तरीके के सवाल पूछते हैं।
डायरेक्ट ये वाला हाईवे कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, या ये वाली टनल जो है वो कौन से हाईवे पर बनी हुई है ना। तो ये सब जो है कौन से इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं, किन नदी के ऊपर बने हुए हैं। जैसे किसी से पूछो भूपेन हजारिका सेतु का है, वो छूटते ही बोल देता है कि उस पे ब्रह्मपुत्र पे है। अरे इतना ही आसान होता तो सवाल क्यों बनता भाई ये, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है भूपेन हजारिका सेतु, मगर बोल देते हैं हम, बिना सोचे बोलते हैं, नंबर कटवाते हैं फिर। देखिए वेस्टर्न जोनल काउंसिल मुंबई, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा। अब अगर वो आपसे ना अटल अटल ये सेतु बनाया अभी नया जो बनाया है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस हार्बर ब्रिज बोल रहे हैं या ट्रांस हार्बर लिंक बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रांस हार्बर लिंक को अब वो ये नहीं बोलेगा नावा शेवा और शेवरी के बीच में कौन सा बनाया है, ये सब तो आपको पता ही है। वो बोलेगा कि मुंबई को कोंकण रीजन से जोड़ने वाला कौन सा ब्रिज है। और यहाँ पे बच्चा घूम जाएगा क्योंकि उसने ये तो सोचा ही नहीं। मुंबई जो मेनलैंड इंडिया का पार्ट नहीं है, मुंबई इज एन आइलैंड। और मेनलैंड इंडिया और मुंबई के बीच में एक वो जरिया है, पानी है बीच में। जैसे हम बोल रहे हैं थाने क्रीक, थाने क्रीक है और ऊपर से वसई क्रीक है, और वो पूरा पानी है। उसको आइलैंड को इधर ईस्टर्न साइड में मेनलैंड इंडिया जिसको कोंकण जोन कोंकण रीजन बोल रहे हैं उससे जोड़ने के लिए सेतु बनाया गया। 1.5-2 घंटे का टाइम बचता है, 15 मिनट में वो आप दूरी को कवर कर लेंगे जो जैसे अदरवाइज 2 घंटे लग रहे थे आपके जाम में। 1.5 घंटा तो वीवीआईपी को ही लगता था। नितिन गडकरी ने खुद ने बोला है कि मुझे तो Z+ मिली हुई है, पायलट संग चलता है, तब भी मुझे इतना टाइम लग जाता था। क्योंकि वो कोई उड़ाते हुए थोड़ी ना ले जाएंगे, गाड़ी चलेगी तो सड़क भी चलेगी। और ग्रीन कॉरिडोर ऐसे दिया नहीं जाता, ट्रैफिक हटवा सकते हैं बस, बाकी ये नहीं है कि पूरा रास्ता क्लियर दे दिया, वो कुछ नहीं होता है। तो बोले मुझे भी बहुत टाइम लगता था। कभी आप और उनकी उनका जो विजन है कभी सुनना नितिन गडकरी का सड़क को लेकर के, क्या विजन है कि कैसे। उनको एक तो अपने मिनिस्ट्री का उन्हें सारा काम मालूम है कि वो कहाँ पर कौन सा पुल बना रहे हैं। मैंने उनके जैसा दूसरा कोई मंत्री नहीं देखा आज तक जिसे अपनी मिनिस्ट्री का इस तरीके से काम पता हो। कहना नहीं चाहिए, भगवान मुझे माफ करें, मंत्री जी भी करें, वो वित्त मंत्री जी को अपने मिनिस्ट्री का नहीं पता रहता है। उनसे जब मीडिया वाले सवाल पूछते तो आईएएस अफसरों को आगे कर देती हैं कि तो आप तुम जवाब दो। मगर नितिन गडकरी एक मैंने ऐसे अनोखे व्यक्ति देखे कि जिन्हें अपना मिनिस्ट्री का बहुत पता है। मतलब अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब जी। देखिए वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गुजरात महाराष्ट्र गोवा, दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव, ये तो पूरी एक ही यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव। मैप लाए हैं क्या, कितनों के पास नहीं है, 1 2, आप पे भी नहीं है। कब लोगे भाई, ले लो उसको। तुम लोग पे है, पीछे तीनों पे नहीं है तुम पे भी है। उधर किसके पे नहीं है, तुम पे नहीं है, क्यों नहीं है यार, तुम लोग पे नहीं है बताओ, तो उससे क्या होता है, जुर्माना लगा दूंगा तुम पे, और डबल लगेगा। तुम्हारे पास नहीं है एटलस, मानव नहीं है, हाँ तो मालूम है। अब मैं क्या दिखाऊं बताओ, किसे दिखाऊं, खुद ही देख लूं। मैं मान लूंगा कि मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पे आपके पास है एटलस, आप और आपके पास है, तुम पे भी है, तुम उनको दिखा दो, और तुम्हारे पास है। उससे कुछ नहीं होता है, पीडीएफ नहीं होता है, वो खरीदिए उसको, ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो पीडीएफ में सब कुछ पीडीएफ ही मिल जाएगा, हमारे वीडियो भी देख लो ऑनलाइन। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा ना जलाना पड़ता है, तब कुंदन बनोगे है। तो वो कोट्स नहीं पढ़ते हो विवेकानंद के, क्या कहते हैं गिर गिर पड़ो, या क्या कहते हैं चल सको तो चल लो, गिर पड़ो तो वह रुकना नहीं है, कुछ इस तरीके का एक कोट भी है। ये सब थोड़ा पढ़ लिया करो, उसी से कम से कम प्रेरणा मिल जाएगी तुम्हें किताबें खरीदने की। और कोई खर्चा नहीं रुक रहा है, नए कपड़े खरीदने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, नए जूते तुरंत ले लेंगे, वह किताब खरीदने के टाइम पे एकदम पैसा खत्म हो जाता है हमारे पास। हाँ। अब तुम लोग कैसे देखोगे अगर मैं कुछ दिखाऊंगा तो, ये सारा देखो इसको सबको एक एक करके। पहले चलो सदर्न का और लिख लो, सदर्न और ये पहले काउंसिल का लिख लो, फिर एक साथ देखेंगे। सदर्न जोनल काउंसिल चेन्नई हेडक्वार्टर है, चेन्नई।
चेन्नई के पास वो कौन सी जगह है जहां पर एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? अडेयार है। नॉर्थ में है, साउथ में है चेन्नई के? चेन्नई के साउथ में अडेयार है। सवाल सुना तुमने मेरा? चेन्नई के साउथ में है या नॉर्थ में अडेयार? और अवाडी क्यों फेमस है? हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री या हैवी एलॉय पेनिट्रेटर प्रोजेक्ट? हैवी एलॉय पेनिट्रेटर प्रोजेक्ट है अवाडी में। चलो ठीक है, लिखो 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 लिखो। सदर्न जोनल काउंसिल चेन्नई, इसमें लिखेंगे आंध्र तेलंगाना कर्नाटका, आंध्र तेलंगाना कर्नाटका, तमिलनाडु केरला पुदुचेरी। तमिलनाडु कर्नाटका तमिलनाडु केरला पुदुचेरी। और लिख लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। क्या सेंट्रल काउंसिल? चेन्नई। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल असम मणिपुर मिजोरम, असम मणिपुर मिजोरम, अरुणाचल नागालैंड मेघालय, असम मणिपुर मिजोरम, अरुणाचल नागालैंड मेघालय, नागालैंड मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम, त्रिपुरा एंड सिक्किम। चलो, किसका? नॉर्थ ईस्टर्न का शिलोंग में है। इसमें आई थिंक लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, शिलोंग में है। देखो भाई, इसमें देखो, चलो जरा केरला निकालेंगे। और कल जो मैं आपको लोकेट कराना भूल गया था, कुट्टनाड, जिसमें बिलो सी लेवल फार्मिंग कर रहे हैं। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है कुट्टनाड, recognized by the Food and Agriculture Organization which works under the United Nations। केरल निकालो, केरल। केरल में देखो कुटनाड मिलेगा, अभी दिखाता हूं मैं कहां पर है। आप इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ, तब तो देखोगे। कुटनाड रीजन में शो कर रहा हूं, इसमें कुटनाड लिखा हुआ कहीं नहीं है। केरल में अलापुझा, कोट्टायम एंड पत्थनामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। देखिए पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, और कोट्टायम, अलापुझा, यहीं पे वेम्बनाड लेक मिलेगी आपको, मिल गई। और पथनामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट मिल गया कोल्लम के नॉर्थ ईस्ट में, मिल गया। सभी को मिल गया। आपके पास कितनी है पीछे एटलस? दो है, एक इनको दे दो। ठीक है, केरल में देखिए, केरला मिला ना, ये पर्पल कलर का केरला। यस, इसमें देखो। अरे चुप रहो यार, तुम यार, तुम मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हो। ऐसा है, मैं डायरेक्टर से बोल दूंगा, तुम लोगों के लिए एक अलग से टेस्ट पेपर तैयार कर दिया जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। देखो भाई, कोट्टायम, कोट्टायम, अलापुझा और पथनामथिट्टा, इसी में ये पेरियार नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो एक बात ये हुई थी, अच्छा इसमें, हाँ, अच्छा इसमें वो दिया नहीं हुआ है। अभी आपने अवार्डी बोला था, जरा चेन्नई देखेंगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में चेन्नई। यस, पुदुचेरी भी देख लो, देख लो। हाँ हाँ, पुदुचेरी, अच्छा तमिलनाडु में पुदुचेरी की दो टेरिटरीज देखेंगे। एक तो वेलुपुरम के ईस्टर्न डायरेक्शन में है, देखो बिल्कुल कोस्ट, तमिलनाडु का जो कोस्ट है जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, उसी पे देखो। एक तो
विल्लुपुरम के ईस्टर्न डायरेक्शन में पुदुचेरी है, मिल गया। ये मेन पुदुचेरी है, जहां एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पुदुचेरी या सीएम और वो लोग बैठते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो तिरुवरूर या कुंभकोणम के ईस्टर्न डायरेक्शन में कराईकल एक टेरिटरी मिलेगी, कराईकल मिली, वो भी पुदुचेरी है। ठीक है, नागपट्टनम के नॉर्थ में। ये पूरा रीजन जो है देखो, अरियालूर, कुंभकोणम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, पुदुकोट्टई, पट्टुकोट्टई, ये जो पूरा एरिया है तमिलनाडु का, ये कल्चरली और हेरिटेज वाइज ये बहुत रिच रीजन है तमिलनाडु का। यहाँ पर लोग जाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, द्रविडियन आर्किटेक्चर है, तंजावुर तो उसका सेंटर है ही। ठीक है, राजेंद्र चोल का जो जो चोला एम्पायर का जितना जो टेम्पल्स वगैरह हैं, गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है वो यहीं पे बना हुआ है। तो पूरा रीजन बहुत फेमस है। नजदीक ही आप देख रहे होंगे कोड्डीकराई, एक यहाँ पर वेटलैंड है जिसे वेदारण्यम बोल रहे हैं, वेदारण्यम। देखो बिल्कुल वो जो हॉर्न बोल रहे हैं पाक स्टेट में। ठीक है, वेदारण्यम मिल गया। ये वेदारण्यम कम से कम मैं समझता हूँ 7-8 दफा एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है कि वेदारण्यम कौन से स्टेट में है, वेटलैंड है वेदारण्यम। ठीक है, और अगर आप इसी में देख, नीचे इसी को पाक स्टेट की कोस्ट पर चलते रहेंगे तो नीचे आप आ जाएंगे तो रामनाथपुरम के ईस्ट में रामेश्वरम मिलेगा, मिल गया। जो रामेश्वरम लोग जाते हैं, जब जो माइथोलॉजिकल स्टोरी ये है कि जब वो वहां पर पहुंच गए थे श्री राम, और उनको रास्ता नहीं मिल रहा था समुद्र से आगे, अब कैसे जाएं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। उसी समय में उन्होंने वहां पर शिव जी की एक शिवलिंग की स्थापना की थी। अभी एक पीछे ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि मंदिर पूरा नहीं बना है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि यहाँ तो मंदिर था ही नहीं, यहाँ तो बस कोस्ट के ऊपर वहां पे बीच पे बस शिवलिंग की स्थापना हो गई थी और उसी की पूजा हो गई थी। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, ये तो अपनी श्रद्धा भावना है जिसकी है, आप जहां भी पूजोगे भगवान वही मिलेगा। कोई ये नहीं एक ही मूर्ति में ही है या एक ही जगह पर है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए बस। और श्रद्धा नहीं है तो वो पत्थर की मूर्ति है, बालू का ढेर है, ये वाली बात हो जाती है। ठीक, इसी में देखो आगे धनुषकोडी एरिया पड़ेगा, धनुषकोडी। ठीक है, पंबन ब्रिज को पार करके आप उधर पहुंचते हैं। ठीक है, अब जरा पुदुचेरी की थर्ड टेरिटरी देख लेते हैं। केरल में वायनाड एरिया है, जहाँ का जो जो राहुल गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं उसे लोकसभा में, वायनाड केरल में। नदर्न केरला में देखेंगे वायनाड, वायनाड के वेस्टर्न डायरेक्शन में देखो कोस्ट पर आपको मिलेगा माहे, कोझिकोड और कन्नूर के बीच में। मिल गया क्या, मिल गया। अगर आप ये जो पूरा रीजन है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, ट्राई जंक्शन एरिया देखेंगे, ये नीलगिरी, वेस्टर्न हिल्स, वेस्टर्न घाट का पूरा रीजन है। यहाँ पर कर्नाटक का नगरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क है, केरल की तरफ से वायनाड और साइलेंट वैली है, जबकि इनकी तरफ से मुदुमलाई है और मुकुर्ती है तमिलनाडु से। तो ये पूरा रीजन घने जंगलों का इलाका है। ठीक है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाला रीजन यही पड़ता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के वेस्टर्न डायरेक्शन में जब आप देखेंगे तो कन्नूर के साउथ में आपको माहे टेरिटरी मिलेगी, विच इज द टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। तीनों मिल गया। ठीक है, नहीं तो नाम तो कराईकल और माहे बोला जाएगा ना, उनका अलग अलग अपना नाम है। पर सरकार किसकी, पुदुचेरी, पुदुचेरी की गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन होता है वहां पे, एक विधानसभा भी है पुदुचेरी की। ठीक है, उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो वो अब अलग अलग जगह पर उसको मैनेज किया जाता है। हाँ, तीनों में सीएम को बार बार जाना भी पड़ता है, आसान नहीं है इसीलिए तो जो ऑफिसर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है अलग अलग जगह पर। अब पहले क्या था, जब जब इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो हैदराबाद निजाम भारत में नहीं आना चाह रहे थे। अब समझ लो हैदराबाद निजाम जो है बीच में पाकिस्तान होगा। ठीक है, इंडिया का अगर आप मैप देख लो तो उनका जो जो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, वो समझ लो वो पाकिस्तान होता और बाकी तरफ से इंडिया होता। और फिर पाकिस्तान अपना, और इधर बांग्लादेश में भी पाकिस्तान ही था उस टाइम में। तो फिर सरदार पटेल ने उनका इलाज किया और फिर हैदराबाद भारत में मिल गया था।
ऑलराइट, जब आपने तमिलनाडु देखा ही हुआ है तो तमिलनाडु में मैं आपको एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और शो कर देता हूँ। देखिए चेन्नई देखेंगे जरा, चेन्नई, चेन्नई के बाद देखेंगे तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, जहां पे आपने कराईकल पुडुचेरी देखा था, उसी के वेस्टर्न डायरेक्शन में देखो तिरुवरूर, और उसके बाद तिरुचिरापल्ली मिलेगा। ये सब सीधे एक लाइन में, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर एंड तिरुचिरापल्ली, एक ही डायरेक्शन, एक सीधी लाइन में आ रहे हैं, मिल गए। तो अगर आप तिरुचिरापल्ली और चेन्नई को एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे और फिर इस तिरुचिरापल्ली को और वेस्टर्न डायरेक्शन में चलते जाएंगे तो कोयम्बटूर आएगा ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। कोयम्बटूर मिला, कोयम्बटूर। और फिर कोयम्बटूर को अब आप जरा देखो, कोयम्बटूर से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में एक जगह पड़ेगी सलेम, सलेम, मिल गया। और सलेम से ऊपर नदर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलेगी एक जगह होसूर, होसूर, और होसूर को दोबारा चेन्नई से कनेक्ट कर दो। तो ये पूरा एक क्या बना है, डिफेंस कॉरिडोर बना है, हथियार बनाए जाएंगे देश में। जो बंदूकें हम विदेश से खरीदते हैं, जो टैंक हम बाहर से ले रहे हैं, वो सब कुछ इंडिया में बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है। और आप हमारे यहाँ आओ, बाहर से एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो और हमारे यहाँ हथियार बनाओ। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है। पूरा देख लिया। कर्नाटक में जरा देखो साथ में ही, मैं इसलिए करा रहा हूँ, बाकी आपके सर आएंगे वो तो जो कराएंगे वो कराएंगे, मैं अपने तरफ से जितना जो अभी बता सकता हूँ वो बता दूं। कर्नाटका का जरा मैप देखो भाई, बेल्लारी देखो, कर्नाटका में बेल्लारी ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, मिला क्या? बेल्लारी नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया। हम्पी, हम्पी बगल में क्या होता है यार, डायरेक्शन बताओ, हम्पी के ईस्ट में है, बगल में क्या होता है? हम्पी के ईस्ट में मिल गया ना। हम्पी किसकी राजधानी थी, कैपिटल? इतनी क्या जल्दी है, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, तुमने एकदम माइक्रो सेकंड में जवाब दे दिया कि हम्पी चोला की राजधानी थी। तुम्हें हम्पी राजधानी नहीं पता है? किसी को तो पता होगी, हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। अफसोस हुआ ना, बहुत ज्यादा हो रहा होगा अब। तो बोला क्यों नहीं, क्यों? अब तुम तो नहीं घबरा रहे थे, तुम उनसे पूछ के मुझे बता देते। मुझे नहीं पता था, लोग मुझसे घबराते भी होंगे हैं। बेल्लारी देखो, चलो अच्छा छोड़ो ये सब बातें। होसपेट या हम्पी के ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको बेल्लारी मिला। बेल्लारी से बिल्कुल सीधे साउथ में देखेंगे तो आपको एक कर्नाटका में एक जगह मिलेगी तुमकुर, तुमकुर मिला। और तुमकुर से वेस्टर्न डायरेक्शन में एक जगह मिलेगी चिकमगलूर, चिकमगलूर। तो बेल्लारी को चिकमगलूर तुमकुर में बन जाएगा, समझ लें। एक ऐसा ट्राइंगल मिला आपको, ये पूरा आयरन ओर बेल्ट है, आयरन ओर है। हाँ हाँ, तभी तो जाएगा। और जो चिकमगलूर को जब आप बेल्लारी से जोड़ेंगे तो बीच में एक जगह आएगी चित्रदुर्ग, मिल गई, सबको मिला ना। ये पूरा एक एक जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये आयरन ओर बेल्ट है, आयरन ओर बेल्ट, यहाँ से आयरन ओर निकलता है। और चिकमगलूर के पास में अगर आप उसके वेस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो एक जगह पड़ रही है कुद्रेमुख, बाबा बूदन हिल्स, कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है। चिकमगलूर के वेस्टर्न डायरेक्शन में भद्रा नदी जहाँ पे बह रही, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख माने घोड़े जैसे मुंह वाला, ठीक है। और कुद्रेमुख के साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में एक जगह देखेंगे मैंगलोर, जो कोस्ट है, पोर्ट है मैंगलोर। तो क्या कर रखा है कि चिकमगलूर से एक स्लरी पाइपलाइन जाती है मैंगलोर, ठीक है। मतलब आयरन ओर को एक लिक्विड फॉर्म में, मतलब उसको पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी जैसा बना देते हैं उसका,
और वो स्लरी पाइप लाइन से के थ्रू भेजी जाती है मैंगलोर, और मैंगलोर में आयरन ओर अलग कर देते हैं, पानी अलग कर देते हैं, और फिर उस आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर देते हैं। जो आयरन ओर चिकमगलूर से निकला उसे एक स्लरी पाइपलाइन के थ्रू मैंगलोर भेज दिया, अब मैंगलोर में आयरन ओर अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया, और उस आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर दिया। और ऐसे भेजना पड़ेगा तो ट्रकों में लाद लाद के भेजो, कितना पैसा देना पड़ेगा। एक बार पाइपलाइन कभी किसी जमाने में लगी थी और वो तो फ्री हो गई इतने टाइम में, उससे सारा पैसा रिकवर हो गया। कितना अच्छा तरीका है ना। ऐसे ही क्या होता है कि जो इधर जो उड़ीसा साइड में जो मिलता है उसको विशाखापट्टनम भेज देते हैं। अब विशाखापट्टनम से, जैसे जापान में सारा आयरन और स्टील इंडिया से जाता है, जापान में नहीं जाता कुछ भी। जापान जापान में अपना कुछ आयरन नहीं है ही नहीं, वहां पे मिलता ही नहीं, सब इंडिया से जाता है। इंडिया पे उनको इतना भरोसा है कि इंडिया उनके साथ कभी धोखा नहीं करे। ये अमेरिका से दोस्ती होती तो अमेरिका 2-4 बार तो रोक ही चुका होता बीच बीच में। इतना खतरनाक देश है मैंगलोर। ये रहा मैंगलोर, देखो ना। ठीक है भाई, ये सब मत करो यार कि हम्पी राजधानी नहीं पता है, ऐसे तो फिर तो बहुत कठिन बात हो गई। ये तो ऐसे नहीं चलेगा। आपने केरल कर्नाटका देख लिया, जरा गुजरात का मैप निकालेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात भी देखेंगे। और फिर एक डिफेंस कॉरिडोर देखो, 2 डिफेंस कॉरिडोर बने हैं, एक तमिलनाडु में बना है, एक यूपी में बना है, यूपी वाला भी मैं दिखा दूंगा आपको। जरा गुजरात का मैप निकालो, ये ऑनलाइन में फॉलो कर रहे हैं ना। गुजरात और महाराष्ट्र आपको 2 मिलेंगे। गुजरात आपको राजस्थान के साथ मिलेगा। पहले गुजरात देख लो। गुजरात और महाराष्ट्र में देखो वो पास पास ही आपको, बल्कि गुजरात में ही दोनों मिल जाएंगी, महाराष्ट्र जाने की जरूरत ही नहीं है। गुजरात में ही आपको दोनों टेरिटरीज मिल जाएंगी। गल्फ ऑफ खंबाट के गल्फ ऑफ खंबाट के ईस्टर्न कोस्ट पर देखो, बिल्कुल सदर्न टिप, जहां पे गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर बन रहा है, वहां पर एक जगह है वापी। वापी के वेस्ट में दमन है, वलसाड के साउथ में दमन। ये दमन एंड दीव टेरिटरी है। और इधर से दादरा एंड नगर हवेली दूसरी टेरिटरी है, सिलवासा। तो आप ये ध्यान रखिए कि दादरा एंड नगर हवेली जो सेगमेंट है, ये पूरी एक ही टेरिटरी है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो इसका जो दादरा एंड नगर हवेली सेगमेंट है, इट इज लैंड लॉक्ड, वो कोस्ट से नहीं जुड़ा हुआ है। वेयर एज द दमन एंड दीव सेगमेंट हैज अ कोस्ट ऑन द अरेबियन सी। ऑलराइट, टिप ऑफ गल्फ ऑफ खंभाट। गल्फ ऑफ खंबाट में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं जरा। एक आपको देखना चाहिए कौन कौन सी नदियां आ रही हैं। तो सूरत में तापी नदी गल्फ ऑफ खंबाट में जाकर के मिल रही है। सूरत में तापी नदी गल्फ ऑफ खंबाट में। और उसके ऊपर चलो तो अंकलेश्वर में, भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात जिसे हम बोल रहे हैं, नर्मदा रिवर गल्फ ऑफ खंबाट में मिल रही है। मिल गया। और उसके ऊपर चलो तो सयाजी, सयाजी रिवर विच इज नेम्ड आफ्टर महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। सयाजी रिवर, सयाजी रिवर जो है वो भरूच के नॉर्थ में मिल रही है, गल्फ ऑफ खंबाट में। फिर एक नदी है जो कि बोरसाड के ईस्टर्न डायरेक्शन में, माही, माही मिल गई, माही, वो गल्फ ऑफ खंबाट में। सब्सिक्वेंटली साबरमती रिवर जॉइंस गल्फ ऑफ खंबाट एट द नदर्न एज। ठीक है, यहीं पर एक जगह पड़ते हैं खंबाट। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, साबरमती जो है वो अहमदाबाद में, और वो साबरमती में वहां पे आश्रम भी बनाया गया था, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये जो पूरा जो गल्फ ऑफ खंबाट का जो एरिया है, अच्छा ये भावनगर के पास में एक जगह पड़ती है अलंग। अलंग वो उसमें नहीं दिया हुआ है शायद। तो अलंग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो जो आपके जो पुराने जो शिप्स होते हैं ना, शिप जो पुराने हो गए, रिटायर हो गए हैं, उनको तोड़ना और उनको रिसाइकिल करना, उसका सबसे बड़ा यार्ड है। जो स्क्रैप होता है शिप्स का, उसको रिसाइकिल करने का दुनिया का सबसे बड़ी लोकेशन अलंग है, ये भावनगर के पास में, वो भी गल्फ ऑफ खंभाट में ही है।
गल्फ ऑफ खंबाट में क्योंकि इतनी सारी नदियां फ्रेश वाटर लेकर के आ रही हैं, इसलिए ऑब्वियसली द सैलिनिटी ऑफ गल्फ ऑफ खंबाट इज लेस देन, वे लेस देन द सैलिनिटी ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ की जो सैलिनिटी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें फ्रेश वाटर कम मिल रहा है आकर के। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ो। अरे आपको बस लास्ट और यूपी का जरा डिफेंस कॉरिडोर और दिखा दूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी राष्ट्रपति ने जो बजट सेशन से पहले फर्स्ट डे जो उन्होंने अपना जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, उसमें उन्होंने ये बात को जिक्र किया है कि 2 डिफेंस कॉरिडोर्स बने हैं। जरा यूपी में देखेंगे कहां पर है। अलीगढ़, सबसे पहले देखो लखनऊ, देखो सेंट्रल यूपी लखनऊ। हम सब जानते हैं अमेठी में वो राइफल फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, अमेठी में हथियार बनते हैं, वो तो सबको पता ही है। लखनऊ के पास अमेठी है। लखनऊ के से सदर्न डायरेक्शन में ठीक देखेंगे तो चित्रकूट ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड एमपी। कहते चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि चित्रकूट यूपी में है कि एमपी में है। जवाब यह है कि चित्रकूट दोनों स्टेट्स में है। चित्रकूट जैसा, हाँ जैसा हमारा ऋषिकेश है 3 जिलों में है। ऋषिकेश में 3 जिले हैं, कौन कौन से हैं? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। टिहरी, टिहरी, देहरादून, टिहरी और पौड़ी, ये 3 जिले लगते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इसमें चित्रकूट में भी यूपी और एमपी 2 लगते हैं। तो यूपी वाला जो जो सेगमेंट है चित्रकूट का, वो चित्रकूट धाम जिला बोलते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है करवी। तो करवी में कलेक्टर हमारे अलग से अब बैठते हैं, खैर उसको छोड़ो। चित्रकूट के वेस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो महोबा होते हुए झांसी एक जगह पड़ेगी, झांसी। फिर झांसी से आप जब नदर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको जगह मिलेगी आगरा। नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आगरा। आगरा से ठीक नॉर्थ में मिलेगा आपको अलीगढ़। और अलीगढ़ के बाद आपको मिलेगा, अलीगढ़ से साउथ ईस्ट में कानपुर। लखनऊ के पास, लखनऊ के नीचे देखो कानपुर मिलेगा, ठीक है। और फिर ये कानपुर के बाद, कानपुर के बाद दोबारा लखनऊ। तो कितनी जगह हो गई? लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, आगरा, अलीगढ़, कानपुर। पूरा एक देखो आपका इरेगुलर पॉलीगन बन गया, बंद हो गया डिब्बा। पॉलीगन की क्या खास बात होती है कि वो बंद होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तो क्लोज्ड फिगर बन गया। ये यूपी का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। मतलब ये वो जगह हमने आइडेंटिफाई करी हैं जहां पर हम लैंड जो है सस्ते दरों पर उन कंपनीज को देंगे जो हमारे हथियार बनाने में इंटरेस्टेड हैं, जो इन्वेस्टमेंट करेंगी। देखो बहुत अच्छी बात ये रहती है, हर किसी को अपने डिफेंस पर काम करना चाहिए, मगर हमारा जो टैक्स पेयर की जो मनी है वो हमारे ही देश में यूटिलाइज हो, ये बहुत अच्छी बात रहती है। अगर हम उसको उठा करके बाहर दे देंगे डॉलर का पेमेंट करने में, तो वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। जो चीज हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू अपने देश में सस्ती दर पर बना सकते हैं, तो उसके लिए हम इतना पैसा क्यों बर्बाद करें बाहर? क्योंकि क्या होता है, इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से जैसे डॉलर और मजबूत होता जा रहा है, तो $1 की कीमत लगभग 80 से ऊपर ही चली गई है। तो क्या करेंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा, इससे अच्छा भारत में बनाओ, ठीक है ना। तो भारत में तो ₹1 1 ही रहता है, और वहां पर होता 80 वहां पे $1, तो समझिए आप कितनी कीमत हो जाती है। इसलिए भारत में अगर बनाएंगे, तो हमने मतलब इसने इसलिए कर दिया है कि ये जो 2 कॉरिडोर बना दिए हैं, तो इससे विजन क्लियर है कि हमें ये जगह जो है ईयर मार्क्ड है फॉर दिस पर्पस ओनली। ये जगह हमें यहाँ पे हथियार बनाने हैं, हथियार की कंपनियां लगानी है। तो जब एक पॉलिसी बन जाती है अफसरों के लिए, तो उनको वो लैंड एक्विजिशन में वो हेल्प करने लगते हैं कि भाई ये काम तो प्रायोरिटी बेसिस पे करना ही है। देखिए अब तो नहीं भूल जाएंगे ये सब चीजें। देखो जरा, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। पिछली क्लास में मैंने बॉर्डर कंट्रीज पूछी थी, एक मिस कर दी थी, वो लोग आ नहीं रहे हैं आजकल। देखो इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया।
Sir, what is located in South Asia? Yes, India is located in South Asia, and it is the largest country of this region. And it is the largest country of this region. आप में से कौन है जो 14 घंटे पढ़ता है घर पे? है? 14 घंटे कोई नहीं पढ़ता है? फिर मीडिया वालों को कैसे बताओगे कि हम 14 घंटे पढ़ते थे? हम खाना पीना भी नहीं खाते थे। लिखो लिखो लिखो। मैंने आज तक बताओ एक दो काम नहीं किए कभी। मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो कभी नहीं देखी है। ये बड़े चलते ये सब कुछ नहीं करता है, बेकार। वो गाड़ी आ रही है, नहीं नहीं, वो लोग देखते हैं ना, मेरे में नहीं आते हैं वो, मेरे में नहीं आते हैं। जब आप देखोगे तो आने लग जाए, आप जो देखोगे वही आने लग जाएगा। वो तो एल्गोरिथम तो उसी तरीके से डिजाइन की गई है। क्या है ना, किसी की गाड़ी आकर के रुकी, दरवाजा खुला, अफसर उतरा, इससे मुझे क्या हासिल हो रहा है जो मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा दोबारा? ये बड़ी बेवकूफी की बात नहीं लगती क्या? जो अफसर जा रहा है उसे 4 लोगों ने सल्यूट कर दिया, इससे ज्यादा मोटिवेशन आप सचिवालय चले जाओ, आपको तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। हाँ, तो सैकड़ों अधिकारी आपको देखेंगे पूरे दिन, उनकी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लोगों ने सल्यूट कर रहे हैं। कभी ये सब चीजों से मत जोड़ना अपनी तैयारी को, बहुत दिल टूट जाएगा वरना। जैसे बहुतों का टूट गया था जब मोदी जी ने कहा लाल बत्ती हटा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे हम मेहनत, मतलब लोगों को ये शर्म भी नहीं आई बोलते हुए कि लाल बत्ती के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो हद हो गई कि हम किस हद तक आ गए हैं कि अब हमें शर्म भी नहीं आ रही है वाली बात बोलने में कि लाल बत्ती जो है हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ हाँ। और मैं बताऊं, एक एक आप क्या पढ़ाई कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो उसका बखान सोशल मीडिया पे मत करो। आज आप ये जो किताब खरीद लाए हो क्या वो है, ठीक है, मैंने कभी अपनी उन किताबों का जिक्र पब्लिकली नहीं किया जो इस एग्जाम से जुड़ी हुई है। हाँ, मैं नॉवेल वगैरह पढ़ता हूँ, वो मैं क्या करता हूँ, वो मुझे कोई अच्छी लगी तो वो मैं इंडोर्स कर देता हूँ, मैं और लोग भी पढ़ लें। वो वैसी है जनरल किताबें जो होती हैं, ठीक है, नॉन फिक्शन कोई बुक अच्छी आई है मार्केट में वो आई है। मगर अपना जो आपका जो कंटेंट है वो आप उसे अपने पास रखिए, क्योंकि उससे फिर क्या होता है कि आप अपना ही कंपटीशन बहुत हद तक बढ़ा रहे हैं। और ये सब कंपटीशन है, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, मगर आपको अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में रखने की आदत डालनी होगी। आपको अपने रिसोर्सेज जो हैं वो अपने तक जरा लिमिटेड करिए। और इसके अलावा जो बात है वो अननेसेसरी जो एडवाइस होती है, किसी का कुछ भी वीडियो आया वो देख लिया, ये देख लो, आज वो एक तरीका बता रहा है, अभी पीवाईक्यू पे 1000 तरीके के पीवाईक्यू पे लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन को वीडियो डाल दिए हैं कि हम सॉल्व करवा रहे हैं, हम इतने दिनों में करवा रहे हैं। आप क्या करोगे, आप उन्हीं वीडियोस को ही देखते रह जाओगे और एग्जाम आ गया और चला जाएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा और आपको वीडियो खत्म भी नहीं होंगे। फिर आप घर लौट कर आओगे, फिर जब आपने आज शाम को फिर से खोला तो आपको ऐसे 4 और वीडियो मिल जाएंगे कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अपने आप को कहीं इतना टेंशन मत दो कि आप खुद ही फोन तोड़ने की नौबत पर आ जाओ। मैंने देखा है लोगों ने ये सब तरीके अपना लेते हैं कि वो कीपैड वाला फोन खरीद लिया है अब उन्होंने और ये सब कर रहे हैं। ऐसे तमाशेबाजी वो तब ज्यादा हो जाती है जब हम ऑलरेडी इतना ज्यादा उससे परेशान हो गए हैं कि अब हमारी वो आदत छूट ही नहीं रही है। ठीक है ना भाई, रिहैबिलिटेशन सेंटर में कौन जाता है नशा छोड़ने के लिए, जिसकी अब वो नौबत आ चुकी है कि वो नाली में गिर रहा है, सड़क पर भिड़ रहा है। नहीं, अब वो सब वो तो अपनी इच्छा है ना। बात ये है, अगर आप इतना एक्सट्रीम लेवल के स्टेप्स उठा रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा इंडल्ज हो चुके थे एक स्टेज पर। मैं जो बात कह रहा हूँ आप उस विषय की गंभीरता समझिए, आप उसको उसको वहां पे मत जोड़ो। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपने आपका जो अभी जो टाइम है इट इज सो प्रीशियस कि अगर आप उल्टी सीधी चीजों में आप लगाते रहेंगे, देखो जो वीडियो लोग डाल रहे हैं उनको तो अर्निंग हो रही है, आपने लाइक कर दिया, आपने सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, ये उल्टे से कमेंट कर दिया, लोग कमेंट कर रहे हैं, फिर आपके कमेंट पे किसी ने रिटेलिएट कर दिया तो वो लोग लड़ भी रहे हैं ऑनलाइन बैठ करके, मतलब अपने पढ़ाई लिखाई में आग देकर भविष्य में। और अब हम ये पहले ये काम कर लें कि लड़ लें,
पहले अपने आप को हम सही साबित करा दे दुनिया के सामने। तो अगर आपकी ये सब प्रायोरिटीज हैं तो फिर तो आईएएस का आप देख लें ना, हर साल एक पेपर कितना टफ होता चला जा रहा है। 2023 के पेपर ने लोगों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। आपने देखा नहीं होगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने वो देखा नहीं है, क्योंकि हमने इतनी भी चेष्टा कभी नहीं की कि हम प्रीवियस ईयर उठाकर देख लें, कभी देख, आपको हकीकत पता चल जाएगी अपनी, ठीक है। और वो तो आप टेंशन में तब आ जाओगे जब आप अपने कमरे में अपने घर पे बैठ करके देख रहे हो। फिर आप इमेजिन करना कि इसी पेपर को हमने जब वहां दिया, जिन्होंने भी दिया, तो उनकी क्या हालत हुई होगी उस समय में, जिस समय वहां इन्विजिलेटर खड़ा रहता है, ठीक है, उठने भी नहीं देंगे, भागने भी नहीं देंगे, होता है ना। तो समझिए। और एक बात मैं बोल दूं, उन उन लोगों को खास तौर पे, ये जो जिनकी आदत है कि वो पहले पेपर सॉल्व कर लेते हैं और बाद में फिर वो ओएमआर में भरते हैं, आपका एक भी छूटा वो सारे गलत हो जाएंगे नीचे तक के। वहां के टेंशन का वो आलम होता है, बड़े बड़े जो जो अपने आप को जो कहते हैं ना कि हम बहुत काम एंड कंपोज हैं, उस रूम में पता चलता है कि कौन कितना काम नेचर का है। कभी ये सब मत करो। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट रीडिंग में जिसपे आप श्योर हैं, तो अब उसका इंतजार क्या करना है उसको मार्क करने के लिए कि हम 15 मिनट बाद इसको भरेंगे, तो आप जान रहे हो उसका ये आंसर है, आप उसको भर दो, पीछा छूटा ना, और आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। तो अपनी जरा आदतों को एग्जाम के हिसाब से बनाइए। और ये जो 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 निशाचर हैं, रात में जगने वाले, ठीक है, आधी आधी रात तक, वो ये ध्यान रखिए कि आपको एग्जाम दिन में देना है। आपकी पूरे दिन की आदत पड़ी हुई है सोने की, और आप पूरी रात जगते हो, तो आप एग्जाम हॉल में आपका दिमाग कैसे काम करेगा ये जरा सोच लो। अभी अगर नहीं है कोई बात नहीं, मगर आपको जब भी अटेम्प्ट देना हो तो आप ये आदत डाल लें कम से कम जनवरी फरवरी से, फिर आप अपने आप को रूटीन में ले आओ। क्योंकि पूरे दिन का एग्जाम होता है, 2-2 घंटा, और बीच में वो गैप। तो आप सवेरे से जग जाते हो, 5 बजे से नहाओगे धोओगे तैयार होके अपने सेंटर पे पहुंचना है टाइम से, और फिर 2 घंटे का पेपर, फिर ब्रेक। और वो दोपहर का समय होता है, जिनकी दोपहर में सोने की आदत है उनको छोड़नी होगी वो अपनी आदत एग्जाम से पहले। वरना सी सेट के पेपर में आप सोओगे जान करके, सी सेट का पेपर सेकंड शिफ्ट में रखा गया है, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी उन्होंने सब निकाल लिया जितना आपके पास था बुद्धि में, जितना पानी भरा हुआ था सब सक कर लिया है उसने एक पेपर ने। अब आप खाली दिमाग लेकर के जब दोबारा कमरे में घुसोगे तब वो आपके सामने मैथ्स का सवाल रखेंगे कि ये बताओ, और उस समय इंसान के क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है कि आईआईटियंस, अरे जिसने आईआईटी निकाल लिया उसके लिए 67 मार्क्स लाना वहां पर कठिन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? अभी सोचने वाली बात है ना। अपने आप को जरा एग्जाम के हिसाब से संभालो। जो लोग नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है हम सब उसके जैसे, तो इसीलिए हम बाहर भी रह जाते हैं, सीधी सी बात है। सरकार को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नौकरी की जरूरत है, हमें ये मानना होगा। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं सरकार के ऊपर एग्जाम की तैयारी करके कि हम इतने महान हैं, देखिए मोदी जी को तो हमारे, हमें धन्यवाद बोलना चाहिए कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनको 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 समझ लें, जैसे जैसे अभी आने वाले टाइम में और लोग आते जाएंगे, क्योंकि अब हर किसी को इतना ज्यादा अर्ली एज से इतना अवेयरनेस हो गई है कि लोग जब 10वीं के बाद से बच्चा आईआईटी की तैयारी कर सकता है, तो उसे आईएएस की तैयारी करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी हैं वो ये सोच लें कि भीड़ बढ़ने से पहले वो खुद निकल जाएं, वरना अपना कंपटीशन बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो क्या देंगे बताओ गाइडेंस छठी के बच्चे को? लिखो लिखो लिखो। देखिए, इंडियाज फ्रंटियर्स कम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। इंडियाज फ्रंटियर्स कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। स्टॉप। ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट में लिखवा चुका हूँ इंटरनल सिक्योरिटी में पूरा, द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट।
India's neighboring countries are as follows. India's neighboring countries are as follows. फर्स्ट, इसमें क्या करना है, कंट्री लिखेंगे, बॉर्डर लेंथ लिखेंगे और उसके आगे स्टेट्स लिखेंगे। ऐसे एक टेबल बना लेते हैं। इसमें कंट्री का नाम और बॉर्डर लेंथ, ये दो कॉलम छोटे छोटे रहेंगे, ये लंबा कॉलम रहेगा। ठीक, यहाँ पे कंट्री, फिर आपका लेंथ और फिर स्टेट्स। उत्तराखंड का कितनों के साथ है बॉर्डर? कौन कौन? नेपाल, चाइना। ऑल राइट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें दोनों बॉर्डर है? चंपावत है क्या? बिना सोचे फिर से बोलेंगे, कसम खाई हुई है? गांठ बांध ली है। हम्म? गंगा की धार में खड़े होके आचमन लिया था कि जब बोलूंगा बिना सोचे बोलूंगा। नंबर कटवाओगे? नंबर लिखो। बांग्लादेश, लेंथ 4096.7, 96.7, सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। सर लेंथ कितना है, फोर रिपीट जीरो कर नाइन देंगे? सिक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, बांग्लादेश 4096। हाँ, स्क्वायर बांग्लादेश किलोमीटर, स्क्वायर फोर किलोमीटर जीरो में? नाइन सिक्स पॉइंट सेवन किलोमीटर से। स्क्वायर किलोमीटर क्यों होगा? बॉर्डर लेंथ है ना। ओके ओके। चाइना, सॉरी, इसमें स्टेट्स लिखेंगे। वेस्ट बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। कल भी ये बात हुई थी कि त्रिपुरा का बॉर्डर है कि नहीं, मिजोरम का है कि नहीं है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। देखो, ये वो चीजें हैं जो रटने वाली होती हैं, कभी ना बदलने वाली बातें हैं। ठीक है, और इसको एकदम रट लो, एकदम रट लो। जैसे वो कैलेंडर वाले सी सेट के सवाल नहीं होते हैं कि इस दिन ये डेट थी तो अब बताओ ये डेट अगले दिन के, उसका एक कोड होता है, वो कोड रट लो। उसमें आपको 5 एंट्रीज भरनी होती हैं बेसिकली। 5 तरीके के कोड लगाओगे, सेंचुरी कोड है, ईयर कोड है, डेट है, मंथ है, वो सब लगा दोगे और सबको ऐड कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, लो आंसर निकल आया। रट डाला था हमने, कुछ नहीं किया था। अभी लेके बैठोगे, कैलेंडर बनाओगे तो हो गया, फिर तो वही एक ही सवाल पे पूरा सी सेट बीत जाएगा आपका। इसलिए जो चीजें रटने वाली हैं उनको रट के खत्म करो, ऐसा कि वो आपके दिमाग में आ जाए। लिखिए नेक्स्ट, चाइना 3488, 3488 किलोमीटर्स। लिखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, और इसमें लद्दाख भी तो आएगा। बेसिकली इसमें लद्दाख आएगा, जम्मू कश्मीर अब नहीं आएगा, वो पुराना हो गया है। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। हाँ, चाइना का बॉर्डर लद्दाख से लगता है। नेक्स्ट लिखिए पाकिस्तान, 3323, 3323 पाकिस्तान। लिखिए JNK, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सर 2333। हाँ, 3323, 3323, 3323। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। नेक्स्ट लिखिए नेपाल, 1751, नेपाल 1751। लिखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। हाँ, नॉर्थ बंगाल, वहाँ भूटान का बॉर्डर लगता है उधर। लिखिए म्यांमार, 1643, म्यांमार 1643। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। मिजोरम का कौन सा पहाड़ है? मैंने उस दिन ट्राई जंक्शन बताया था कल की क्लास में। चापाटोंग। सर स्टेट रिपीट कर देंगे एक बार इसकी? हाँ जी,
म्यांमार। म्यांमार के अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य। हाँ ठीक है, सूर्य प्रकाश। देखिए, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। नेक्स्ट लिखिए भूटान, 699। भूटान 699। भूटान के राजा कौन है? चोग्याल तो सिक्किम की डायनेस्टी होती थी। जिग्मे खेसर वांगचुक नाम गया, जिनके बच्चे को हमने अंडर 17 वाली फुटबॉल गिफ्ट में दे दी थी। उनका छोटा सा बच्चा आया था भारत पिताजी के संग अपने, मोदी जी ने उसे अंडर 17 वाली फुटबॉल दे दी। मेन जिससे फुटबॉल खेला गया था वो फुटबॉल दे दी गिफ्ट में, लो बेटा ले जाओ। ये होता है डिप्लोमेटिक लेवल पर, एपेक्स लेवल पर जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं। उस बच्चे को क्या कीमत रही होगी उस फुटबॉल की। और मोदी जी उसे बहुत बुला रहे थे, बेटा इधर आओ इधर आओ, वो सुन ही नहीं रहा था। मैंने कहा अबोध है, इसे मालूम नहीं है, ये आगे जब राजा बनेगा तो इसे फिर आना पड़ेगा यहीं पे मदद मांगने। उसके नालियां नहीं होती ना, राजा का बेटा है। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भूटान में लिख लो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल। ये जो गिफ्ट्स होते हैं ना, बेसिकली इसे तोशा खाना बोला जाता है। तोशा खाना, जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, हमारे जो भी डिग्निटरीज बाहर जाते हैं, उनका एक तोशा खाना होता है। वो अपने अपने उनके डिपार्टमेंट्स में मैनेज किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक कलेक्टिव होगा वो। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में है, पीएमओ का एक अलग तोशा खाना है। तो पीएम को जितने जितने दूसरे देशों से मेडल्स मिले हैं, उन्होंने सिविलियन ऑर्डर्स अपने अपने दे रखे हैं। जैसे फ्रांस ने दे रखा था, ठीक है, बहुत सारे देशों ने उन्हें दिया है, इजिप्ट ने दिया है। या वो कहीं भी जाते हैं, तो जैसे मंगोलिया गए थे तो उन्हें घोड़े दे दिए थे मंगोलिया की सरकार ने। तो घोड़े उन्होंने फिर राष्ट्रपति जी के यहाँ, वो जो पीबीजी के घोड़े हैं, जो उनको दे दिया कि भाई तुम ही मैनेज करो, घोड़े कहाँ रखे जाएंगे अब। ऐसे बहुत सारे तरीकों के गिफ्ट्स मिलते हैं उनको। अच्छा, कुछ गिफ्ट्स हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है कि उसको ऑक्शन करता है ऑनलाइन, हर साल होता है वो। तो उसमें आप वो चीजें खरीद सकते हैं, आप उसके पैसा दे दो। तो मोदी जी कहीं गए थे, उनको वो गमछा किसी ने उड़ा दिया है, किसी ने उनको धनुष बाण दे दिया था, किसी ने उन्हें टोपा कोई दे दिया था। अब उसका वो क्या करेंगे? तो उससे क्या है, वो आप खरीद लो। जो शौकीन लोग होते हैं, जिन पे भगवान ने इतना पैसा उन्हें दे रखा है, जो धनुष बाण और टोपा वगैरह खरीदे हैं, वो खरीद लेते हैं। जैकेट उन्होंने पहनी थी कहीं, वो उन्होंने ले लिया। या किसी महत्वपूर्ण, किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन पर उन्होंने कुर्ता पजामा जो पहना था, वो अपना, क्योंकि वो जो पहनते हैं फिर वो हटा देते हैं, बहुत ही कम रिपीट होता है। अब वो यूएन में उन्होंने भाषण दिया था, ये कुर्ता पहन के दिया था, उसकी एक अलग वैल्यू हो गई है। ठीक है, उनकी कोई किताब है साइन की हुई, उसकी अलग। और ये सारा पैसा आता है, फिर इससे क्या होता है कि जो हमारा ग्रुप डी स्टाफ है पीएमओ का, उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए दे दिया जाता है, या शहीदों के बच्चों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ऐसा होता है, वो हमेशा वो बता देते हैं इस पैसे का क्या करना है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कभी अपने साथ ये सब चीजें ले जाई नहीं जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको ले जाओगे तो आपका हाथ पकड़ लिया जाएगा, मगर अपनी लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना है। जैसे एक राष्ट्रपति जी थी अपने, प्रतिभा पाटिल जी, उनको कैंडल्स मिली थी, वो कहीं गई थी, आई थिंक पोलैंड गई थी या कहीं गई थी, उनको कैंडल्स मिली थी। वो कैंडल्स अपने साथ ले गई, ये बात न्यूज में आ गई, क्योंकि जब तोशाखाना में लिस्ट मिलाई गई तो उसमें कैंडल्स गायब। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे साथ। फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स होती हैं, जब वो जलाई जाती हैं तो खुशबू आती है। वो बहुत महंगी कैंडल्स थी, कभी ना खत्म होने वाली कैंडल्स थी, ले गई वो अपने साथ। क्या करें? अब एक मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने बंगला खाली किया, वो सारे नाला लोग खाड़ कर ले गए अपने साथ। नाम नहीं लूंगा मैं। तो ये सब होता है, आप अपनी लिमिट सोचो, आपकी मतलब आप किस लेवल पर हो और आप क्या काम कर रहे हो। ये सब नहीं मुझे मालूम, मुझे नहीं पता कहाँ के थे वो, ठीक है। देखो भूटान अफगानिस्तान, का सर भूटान का कितना बताया था आपने लैंड मास स्टेट का? लैंड मास नहीं है, उसकी बॉर्डर की लेंथ हाँ, है। बॉर्डर लेंथ, बॉर्डर लेंथ। 699 किलोमीटर है, 699। और 4 स्टेट्स हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल। और लास्ट लिख लेंगे अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, लद्दाख।
नहीं, लद्दाख, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। अफगानिस्तान में सर कितना, ये लद्दाख है ओनली? यस, एक ही? एक, हाँ 106 किलोमीटर है। 106 हम मीटर हम एक बार एटलस कंसल्ट कर लेते हैं ताकि हमारे इस तरीके के सभी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं, बॉर्डर वाला फ्रंटियर्स की बात कर रहे हैं। जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि अभी हमें लाइंस के बारे में लिखना होगा, रेड क्लिफ, मैकमोहन और डूरंड। जरा जम्मू कश्मीर निकालो भाई। ऐसा होता है जो घर वगैरह जो मिलते हैं ना सरकारी, जिन लोगों को रेजिडेंस अकोमोडेशन मिलता है तो उसके साथ उन्हें एक अलाउंस मिलता है उसको मेंटेन कराने का। जैसे अब उसमें पेंट होना है या उसमें कुछ भी टूट फूट हो गई है तो उसको मेंटेन करने का पैसा होता है। हमारे यहाँ जैसे राजभवन है जिसमें गवर्नर्स रहते हैं, तो उसमें तो खास तौर पे बहुत पैसे खर्च होते हैं अलग से उनके, क्योंकि वो हेरिटेज बिल्डिंग्स है। अब जो बंगाल का जो राजभवन है उसको तो करोड़ों रुपए हर साल के खर्चा हो जाता है। नैनीताल का राजभवन है, आप कभी अपने आप फूल लगाना गेंदे के घरों में अपने, एक पौधा 30-40 रुपए का आता है, 20 रुपए का, 30 रुपए का ऐसा आता है। एक ही फूल खिलता है उसमें, जितना खरीद के लाए थे वो फिर वो खत्म हो जाता है वो पौधा, उसके आगे वो चलते नहीं है यूजुअली। बहुत उसमें या तो माली लगाओ, खाद डालो, केवल कुछ कुछ गमले लगा करके उन्हें मैनेज करने का आपका जो खर्चा आएगा महीने भर का, आप उससे सोच लेना कि जिनके यहाँ बड़े बड़े लॉन्स हैं, जहां जहां तक नजर जा रही है वहां वहां तक घास है, उस घास को मैनेज किया जा रहा है, पूरा मेंटेन हो रही है, कट रही है, उसमें पानी डाला जा रहा है पौधों में, ठीक है। तो जरा लगाना कि कितना खर्चा आता होगा इनका उस पूरी बिल्डिंग को मैनेज करने का। कितने लंबे लंबे उनके अपने कॉरिडोर्स होते हैं जिसमें मेटल के वो पॉट्स रखे जाते हैं और उसमें वो फूलों को उगाया जाता है, वो सजाए जाते हैं। रोज रूटीन बेसिस पर वो फूल चेंज किए जाते हैं उनकी डाइनिंग टेबल पर, उनके ऑफिस में, ऑफिस टेबल पर जो फूल लगाए जा रहे हैं, जो जो बुके लगाए जा रहे हैं, रेगुलरली वो चेंज होते हैं। और एक एक बुके की कीमत 700-800 रुपए, 1000 रुपए। बताइए कितना खर्चा होता है एक चीज को मैनेज करने का, समझ रहे हैं ना। और उसमें जब कोई इंसान, क्योंकि उसकी इंटेग्रिटी कम है और वो ऐसी हरकतें कर दे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो सरकार ने जो आपको वहां पे रहने के लिए जो चीजें दी थी वो आप अपने साथ उठा करके चलते बने, वो अच्छी बात नहीं है। मान लो एसी लगाया गया, आपने एसी उखड़वा लिए अपने साथ ले गए, तो ऐसा नहीं होगा। सीएम, कोई भी हो, XYZ, डीएम हो, मान लो एक केस में डीएम को पैसा अलग से मिलता है उस घर को मेंटेन कराने का, उसमें पेंट कराने का, उसमें जो पौधे लगे हैं। अपने गाय भैंस पाली जाती हैं, अपनी गाय भैंस उनके यहाँ पलती हैं, उनके बड़े बड़े लॉन्स मेंटेन होते हैं, बागीचे मेंटेन होते हैं, ऑर्चर्ड्स जिन्हें अमरूद का, लीची का, आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, उसमें उसमें दीमक ना लग जाए, वो पेड़ खराब ना हो जाए, उसका अलग से उनके बंगले का पेस्ट कंट्रोल हो रहा है। कितना रुपया होता है जिसको हम सब बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार को कुछ हासिल नहीं होगा, बस उसको मैनेज करना है। आप कभी नेम प्लेट बनवाना अपनी बाजार में कभी गया ना, ये दुकान से पूछ लेना भाई नेम प्लेट कितने रुपए की बनती है, बहुत सिंपल सी, बहुत सस्ती सी। और डीएम चेंज होता है 1 साल में, 2 साल में डीएम तुरंत नई नेम प्लेट लगती है, उसे तोड़ा फेंका, उसका कुछ काम नहीं रह गया, आप नई आएगी। और केवल घर पे चेंज नहीं होगी, उनके ऑफिस में चेंज होगी, उनके घर पर चेंज होगी, कैंप कार्यालय में चेंज होगी, सब जगह बदल दिया जाता है नाम। छोड़ो ना वो सब बातें, कहाँ कर रहे हो। देखो ओके, जम्मू कश्मीर देखेंगे, जम्मू कश्मीर देखेंगे। जम्मू कश्मीर में ऊपर अब आप लद्दाख टेरिटरी, अगर आपने जो अपडेटेड आपके पास होगा तो उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग से होगा। तो जरा देखेंगे, तो जो बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है ऊपर, नागीर और शमसाल, उसमें उधर देखेंगे तो अफगानिस्तान का बॉर्डर आपको मिल जाएगा। बहुत छोटा है, 106 किलोमीटर, ठीक है। अफगानिस्तान के फिर इधर साउथ से पूरा बॉर्डर शुरू होता है पाकिस्तान का, जो कि जम्मू कश्मीर, क्या हुआ है भाई, देखो लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है कि नहीं है, है, हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर कश्मीर। अच्छा, आप डेंसिटी, जैसे मैंने आपको बिहार बताया था ना कि डेंसिटी में नंबर 1 पर है, अब आप डेंसिटी का एक एस्टिमेट इस मैप को देख करके ऐसे लेते हैं
कि आप जरा कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में शहर देखो और एक कश्मीर और जम्मू में शहर देखो, कितने सारे हैं। तो इससे पता चलता है डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी उन एरियाज में, कितने लोग रहते होंगे। डेंसिटी का मतलब क्या है? घनत्व, कि किसी एरिया में कितने ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है। लोग क्या कहते हैं कि हम शहर में घर नहीं बनाएंगे, शहर से जरा अलग हटके घर बनाएंगे, खुली हवा आती है। क्यों? क्योंकि घनत्व कम है, डेंसिटी कम है, लोग कम है, घर कम है, खुला खुला लगता है थोड़ा सा। ये तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी जब तक तुम्हारा घर बनेगा और तुम रहना शुरू होगे तब तक और तुम्हारे जैसे 10-12 और आ जाए, क्योंकि सबको खुली हवा चाहिए। तो खुला तो आपको एरिया बच नहीं रहा है। खुले में तो बस समझ लें कि बस खेत ही है, या तो आप खेत में ही अपना पंडाल लगा करके रहना शुरू कर दो तो हम मान लेंगे, वरना तो कोई ऐसा रीजन अब बच ही नहीं रहा है। पहले देहरादून में बाला वाला का एरिया आगे उधर, या मोतरो वाला से आगे, ये सब एरिया ऐसे खुले होते थे। शिमला बाईपास, अभी शिमला बाईपास पे तो लगता है शिमला ही आ जाएगा, घर नहीं खत्म हो रहे हैं। इतने घर बन गए हैं, पूरा क्लेमेंट टाउन घर ही घर बन गए हैं। मैं जब नया नया आया तो हमारे एक रिश्तेदार यहीं पे रहते थे, उनके घर हम लोग गए, शुरू शुरू की बात है, बहुत अर्ली 2010 की बात है। तो उन्होंने, उनके घर के सामने बहुत बड़ा जंगल था। और तो हम लोगों ने पहली दफा ऐसा देखा। हम बहुत ज्यादा डेंसिटी वाले एरिया से आए थे जहाँ तो घर ही घर थे। हमने देखा अरे इनके घर के तो बाहर जंगल है, हम बड़े खुश हुए। और उन्होंने बताया कि कल हमारे घर में एक भेड़िया जो है छलांग लगाकर रात में आया, और हमारे छोटा सा जो उनके पास कुत्ता था, पग था, वो वोडाफोन वाला जो कुत्ता था, उसे उठा करके वो ले गया, खत्म कर दिया, ले गया। और मम्मी तो बड़ा डर लगा कि ऐसा कैसे हो गया भाई, कुत्ता, वो भेड़िया आया घर में, भेड़िया आ गया, हम तो सुन के दंग रह गए। आज उसी घर के सामने कार घुमाने की जगह नहीं है। आपकी गाड़ी सीधी सीधी जाएगी और सीधी सीधी आपको बैक करके लानी पड़ेगी, क्योंकि घर अब इतने ज्यादा बन गए हैं कि आप कार को घुमा नहीं सकते। उसी जगह पर जहां भेड़िया आकर कुत्ते को ले गया था 10 साल पहले। ये हमारा योगदान है। ठीक है, इस समाज को हम क्या दे रहे हैं। और हमारा योगदान इसी वास्ते समझ लें कि पूरा जनवरी निकल गया था, एक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। लोग तरस गए। जम्मू कश्मीर में अलग से नमाज अता की जा रही थी उसमें खड़े होकर के मस्जिदों में, कि गुलमर्ग में बर्फ गिर जाए, न्यूज में दिखाया जा रहा था। अलग से श्रीनगर में अजान हो रही है, नमाजें हो रही हैं कि बर्फ गिर जाए, अल्लाह ताला से वो लोग दुआ कर रहे थे। और हमारे उत्तराखंड में देख लो, अब जाकर के बर्फ गिरी है और कितने दिन टिकेगी मालूम नहीं, 2-4 दिन की बात है, क्योंकि उसके बाद फिर बारिश नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। ये हालत है। लेकिन इसको जरा, तो डेंसिटी का जो होता है ना, क्यों डेंसिटी जिस एरिया में जितनी ज्यादा है, समझ लो वहां पे बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं होंगे, होंगे ही नहीं, जगह ही कहाँ बचेगी, घर बना दिए हैं। ठीक है। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, बहुत भारी ज्योग्राफर थे। उन्होंने कहा कि जहां पर पेड़ होते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है। सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कोरिलेशन को इस्टेब्लिश किया था, कि जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है। जैसे देहरादून के भी कुछ एरिया, राजपुर में बारिश ज्यादा होती है। अगर आप जाओगे राजपुर रोड पर, ज्यादा बारिश, सहसदारा रोड पर आगे के हिस्सों में ज्यादा बारिश मिलती है, क्योंकि वहां पे पेड़ अभी भी हैं। अब काट दो, खत्म कर दो, तो कुछ नहीं। फिर क्या देहरादून क्या, छठमलपुर क्या, और सहारनपुर क्या, सब एक जैसा हो जाएगा। काट दो जितने पेड़ बचे हुए हैं। हम लोगों को सहारा थोड़ा राजा जी नेशनल पार्क का मिला हुआ है। इसकी ऐसे हमारे यहाँ अभी भी मेंटेन्ड है टेम्परेचर, और जगहों से तो फिर भी बहुत अच्छा है। देखो कब तक रहेगा। ठीक। चलो दूसरा जरा चाइना का देखते हैं। लद्दाख रीजन से ही, लद्दाख में फिर नीचे आएंगे तो हिमाचल, उत्तराखंड, फिर आप इसी को देखेंगे तो यूपी में लंबा बॉर्डर है। फिर बिहार में मधुबनी देखो, जहाँ की मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है। ठीक है। सब्सिक्वेंटली नदर्न बंगाल, एंड देन सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 3 देशों के बॉर्डर लग रहे हैं, नेपाल, चाइना एंड भूटान। फिर भूटान से आप अगर आगे बढ़ोगे तो देखो भूटान में सिक्किम, फिर नॉर्थ नॉर्थ बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल ही है, देन असम, एंड देन अरुणाचल प्रदेश। मिल गया। फिर अरुणाचल प्रदेश दूसरा जो बॉर्डर शेयर करता है वो है म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश में 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू हो जाएगा वो, और फिर नीचे नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। मिजोरम में मैंने जहाँ पे आपको चापाटोंग पहाड़ी दिखाई थी, उसी से सीधा बिल्कुल साउथ में एक लाइन उन्होंने खींच दी है, विच मेक्स द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है।
और इसलिए फिर जो हमारा जो त्रिपुरा है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो हमारे यहाँ ऐसे कितने स्टेट हो गए जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं? सिक्किम है, अरुणाचल है, लद्दाख भी तो है, लद्दाख है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल तो 2 ही साइड से हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऑल राइट। तो अगर हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कितने स्टेट्स हैं जो एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमें इसका पता रहना चाहिए कि भाई ऐसे कितने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और लोअर एग्जाम्स में तो इस तरीके के क्वेश्चन, आईएएस में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, बिल्कुल पक्की बात जान लो। आईएएस में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर लोअर लेवल के एग्जाम्स में जरूर इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। 2, 3, 5 ऐसा लिख देते हैं कि कितने स्टेट हैं। वो स्टेट का नाम भी नहीं देंगे, उन्हें बस नंबर बता दो कितने हैं। एक किताब आती है घटना चक्र, वो बहुत, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें जरा आप देखोगे कभी खरीद के, तो कितने तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो आपने सारे बॉर्डर्स देख लिए, जरा जल्दी से लिख लो। रेड क्लिफ लाइन, हाँ हेडलिंग है रेड क्लिफ लाइन। हाँ हाँ, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। देखिए, इट इज द बाउंड्री डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। It is the boundary demarcation between India and Pakistan. Published on 17th August 1947. Between India and Pakistan. Published on 17th August 1947. 17th August 1947. Full stop. It was named after Sir Cyril Radcliffe. Cyril. Ciril. It is named after Sir Cyril Radcliffe, the chairman of Boundary Commission, who was charged with chairman of the Boundary Commission, who was charged with the responsibility of dividing the territory, who was charged with the responsibility of dividing the territory between India, East Pakistan, responsibility of dividing the territory between India, East Pakistan and West Pakistan. India, East Pakistan. सर आवाज नहीं। फिर आवाज नहीं आ रही है। Today, this line serves as international border for India and Pakistan, as well as India and Bangladesh. As the international border for India and Pakistan, international border serves as the international border for India and Pakistan, as well as India and Bangladesh. India and Pakistan, as well as India and Bangladesh. Next, look at McMahon line. McMahon line. It is the border between China and northeastern India and northeastern India. First of अगले जो दलाई लामा होंगे वो भारत से होंगे, आपको पता है। हिज होलीनेस दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो, जिस समय 16 दलाई लामा, 14th है 16th है 14th है ऐसे, तो 16th है, अब मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया। 14th है दलाई लामा साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट दलाई लामा जो होंगे वो भारत से होंगे, और इस पर चाइना को बहुत
बहुत ही ज्यादा एतराज हो गया है। मतलब उनके तन बदन में आग लग गई है ये वाली बात सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि इंडिया में कैसे हो सकता है। तो जिस इंडिया में बुद्ध का जन्म हो सकता है उसमें दलाई लामा का जन्म होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चाइना ज्यादा परेशान ना हो। चाइना वो वहशी देश है जहां पर लोग जलते थे, अपनी आत्मदाह कर लेते थे, सेल्फ इमोलेट कर लेते थे अपने आप को। और चाइना को इस बात से 1% भी फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है। जो जिस तरीके से पोटाला पैलेस के ऊपर कब्जा किया था चाइना ने, जो इनका जो लासा जो कैपिटल है जहाँ दलाई लामा रहते थे और दलाई लामा का रूल चलता था, जिस तरीके से उन्होंने, वो तो पंडित नेहरू ना होते तो इन बेचारों का क्या होता तो मालूम नहीं मुझे। तो पंडित नेहरू ने उस समय दरवाजे खोल दिए थे कि आप आ जाओ। पहले ये लोग मसूरी में रहना चाहते थे, मगर फिर ये हुआ कि मसूरी में और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, इसलिए इनको धर्मशाला मैक्लोडगंज भेज दिया गया था कि वहां रहो। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर भी उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। मसूरी में तो एट टाइम्स गर्मी लगने लगती है, तो बढ़िया है, आराम से रह रहे हैं। और पूरा देखो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक खूब शान से रह रहे हैं। दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला, मतलब पूरा उन्हीं का ही है। कभी जाओ मजनू का टीला तो वहां पर उन्होंने एक अपना बुद्धिस्ट जो है मोनेस्ट्री टाइप बना रखी है। और ये जितना तिब्बत बाजार में सामान मिलता है ना, ये सब दिल्ली के बाजारों से आता है खरीद खरीद के। कहते हैं हम कहाँ से लाए हैं, कुछ नहीं लाए हैं। तिब्बत से कहाँ से लाएंगे यार। पता नहीं मुझे, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में, मुझे तो पता भी नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। जैन्स का तो होना चाहिए। अच्छा, वैसे जैन्स की सबसे बड़ी जो साइट्स हैं हमारे देश में, उनमें से एक है कर्नाटक में श्रवण बेलगोला। अभी श्रवण बेलगोला जाओ, वो बहुत जबरदस्त साइट है। ठीक है। और एक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झारखंड में, वहां पे पारसनाथ, विच इज नेम्ड आफ्टर पार्श्वनाथ, जो जो तीर्थांकर थे, तो वो उनकी अपनी साइट्स हैं। मगर बुद्धिस्ट साइट में बहुत इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं उसमें तो हमारा सांची है, और कुशीनगर है, पावा। ठीक है। और इसके अलावा सारनाथ है। और वैसे मोनेस्ट्रीज को लेकर के अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और लद्दाख है। ये तीन स्टेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए देहरादून को, जिसमें हम बुद्धा टेम्पल बोलते हैं, बेसिकली माइंड मोनेस्ट्री है। माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, ठीक है। माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री जो है वो आ, इनका जो बुद्धिस्ट, उसमें जो एक जो थर्ड जो स्कूल आया था, उसका सबसे बड़ा सेंटर है देहरादून। ठीक है। तो इनका ये जो एक कोई नॉर्मल मोनेस्ट्री नहीं है, अपनी तरीके की एक ही किस्म की मोनेस्ट्री है ये, देहरादून। साक्या कॉलेज है। हाँ। हाँ हाँ, तो देहरादून जो है बुद्धिस्ट लोगों के लिए तो बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है देहरादून। और कम से कम 3-4 जगहों पर अलग अलग सेटलमेंट्स हैं। तपोवन में है, एक ऊपर कॉलोनी बना रखी है तपोवन में, पहाड़ों से नजर आती है। क्लेमेंट टाउन में है, बहुत सारी जगहों पर है ऐसा। और राजपुर में है, सहजदारा रोड पर आगे जाकर एक बहुत बड़ा इनका कॉलेज बना रखा है, एक अपनी लाइब्रेरी है। हाँ, तो वो तो बहुत ही, और वो जो लाइब्रेरी है उसमें एक से एक जो मतलब दुर्लभ किताबें हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी इनकी बुद्धिस्ट लिटरेचर की, हिमालयन स्टडीज और बुद्धिस्ट, उसमें पीएचडी तक करने के लिए उस कॉलेज में। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, जानता हूँ उसमें। उस लाइब्रेरी में सिविल सर्विसेज के बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी जाते हैं, और अपना वो बैठते हैं वहाँ पे, गप मारते हैं, कुछ नहीं करते हैं एस्पिरेंट। ठीक है। लिखो, वहाँ एसी चलता है। जितना सुख सुविधाओं में पढ़ोगे ना, उतना पढ़ोगे नहीं, बस बाकी सब कर लोगे। लिखो, मैकमाउन लाइन। इट इज द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इट वॉज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश colonial administrator. it was it was named after British colonial administrator. It was named after British colonial administrator Sir Henry McMahon. British colonial administrator Sir Henry McMahon.
जी ये सब पता नहीं यार, ये सब नो आइडिया अबाउट दिस। देखिए दिस लाइन वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू 1914 शिमला अग्रीमेंट। established through 1914 Shimla agreement So this line was established through 1914 1914 का जो शिमला समझौता 1914 शिमला अग्रीमेंट फुल स्टॉप। लास्ट लिख लीजिए डूरंट लाइन। डूरंट लाइन एक डूरंट कप भी होता है ना। डूरंट लाइन लिखिए। इट इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड इंडिया। It is an international border between Pakistan, Afghanistan, and India. It was established in 1896. It was established in 1896 by Sir Mortimer Durand. 1896. Mortimer, the, MORTIMER, the Pakistan, India, uh, Afghanistan. and Afghanistan, and here 1 second. 1896 है Mortimer Durand. It is named after Mortimer Durand, a British diplomat and civil servant. so 1897, no? 1896, 1896 by Sir Mortimer Durand, a British diplomat and civil servant representing British India, and Abdur Rahman Khan, who was the Amir of Afghanistan. Abdur Rahman Khan, who was the Amir, AMIR, Amir of Afghanistan. Full stop. And Afghan, Abdur Rahman Khan. sorry. Abdur Rahman Khan. लिखिए। Who was the Amir of Afghanistan? Full stop. डूरंट लाइन को नहीं, बेसिकली क्या है ना, सरकार जो जो इस समय की है, असल में क्या है, उनका पंगा चलता है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। और जो पहले की जो चीजें हुई हैं उसको उनकी सरकार नहीं वो करती है, और उनकी सरकार के साथ में अफगानिस्तान में एक इंटरनल प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में प्रॉब्लम चलती रहती है, तो वो लोग एक दूसरे को नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उनका जो है, जिसे सिविल वॉर कंडीशन हम इसी को बोलते हैं, कि जो 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 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले लिया उसे तालिबान नहीं मानता, और जो तालिबान अब जैसे जो मान रहा है, किसी दिन तालिबान हटेगा और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, वो सब उल्टा कर देंगे। तो ये चीजें हो जाती हैं। लिखिए। द डूरंट लाइन वाज conceptualized after second Anglo-Afghan war. The Durand line was conceptualized after. The Durand line was conceptualized after second Anglo-Afghan war, which was concluded in 1880. Conceptualized by second. Conceptualized after second Anglo-Afghan war. Second Anglo-Afghan war, which was concluded in 1880. Which was concluded in 1880. Full stop. Okay, Sir Durand is also famous to start. Sir Durand is also famous to start a football tournament in 1888 in Shimla. A football tournament in 1888 in Shimla, known as Durand Cup. 1888 in Shimla, known as Durand Cup.
नोन एज ड्यूरेंट कप। नमस्कार, थैंक यू।